हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ को कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप मेरे को ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो पढ़ने के लिए तो आप मेरे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रख के बता रहा हूँ। आपके सामने एक स्केल, पेंसिल, शार्पनर, पेन तो जाहिर है मेरे हाथ में है, और ये एक छोटा सा इरेज़र। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जब भी आप ग्राफ वाला चैप्टर करने लगो, डायग्राम्स वाला चैप्टर करने लगो, तो सबसे पहले आपके पास सारा इक्विपमेंट्स, औजार होने चाहिए जो भी उससे रिलेटेड है। ये ना हो कि आप ग्राफ का काम करने बैठे हो, आप जब पाई चार्ट बनाने लगो तो कंपास ना मिले, डी ना मिले, स्केल ना मिले, पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई एक आइटम मिस हो गई तो फिर आपको क्या होता है, एनर्जी और टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और काम कुछ भी नहीं होता। आपको पता है इसको बनाना बहुत ईजी होता है और आपकी एनर्जी मैं नहीं चाहता वेस्ट हो। तो सारे अपने जो इससे रिलेटेड सामान है वो सारा एक साथ रखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नेचुरली ये सारे जो ग्राफ्स हैं वो तो ग्राफ पेपर पे बनाने होते हैं, और ग्राफ पेपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वलेंट लेवल पे कटना चाहिए। दोनों एक जो जीरो मतलब ओ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं और सबका इक्वल एरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको सेंटर में काटना चाहिए। जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ होनी चाहिए और उसको वो सेंटर में कट करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 1, ये एरिया क्वाड्रेंट 2, ये एरिया क्वाड्रेंट 3 और ये वाला एरिया क्वाड्रेंट 4। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई नेगेटिव है और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। और स्टूडेंट्स, ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ग्राफ पे करो, और अगर ग्राफ पे नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा प्लेन पेपर पे या रूल पेपर पे करने के लिए उसकी स्केलिंग को लेके। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। इसके रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ क्या है। रूल्स में सबसे पहले है रूल कि इसकी हेडिंग क्या है। हेडिंग एक जेन्युइन हेडिंग होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब आपको दिमाग पे जोर ना लगाना पड़े कि ये ग्राफ किस चीज़ का है और ये हेडिंग किसकी है। दूसरा, चॉइस ऑफ स्केल। यहाँ चॉइस ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए ताकि उसके हम रीजनेबली डिस्टेंस पे कर सके और उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस है वो दोनों को हाफ हाफ में काटना चाहिए। अगर मान लो ये आपने 5 इंच का लिया है तो ये भी 5 इंच होना चाहिए और ये सेंटर में इस तरीके से कटे। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। मेथड जो पॉइंट है वो जनरली पॉजिटिव होते हैं। नेचुरली जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस की वो सेंसेस हैं उसमें तो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे ज़्यादातर। तो इसको आपको देखना है कि आपको प्लॉट किस तरीके से करना। अगर पॉजिटिव फिगर्स हैं तो यही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसी में ही बनेंगे। राइट स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स का मतलब है अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो आप इसको ट्विल्ट करके या डॉटेड लाइन करके या स्ट्रेट लाइन करके या डॉट लगा के किसी तरीके से अलग करके शो कर सकते हो। जो टेबल ऑफ डाटा है वो इस तरीके से यूजफुल होना चाहिए कि उसको ग्राफ के साथ आप वेरीफाई कर सको। ठीक है जी, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना कि वेगली कहीं भी लाइन लगा दी और अपने आप को ये बता दिया कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन। स्टूडेंट्स, कई बार होता है कि ज़ीरो और सबसे छोटी रकम का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये 0 से 500 तक पहले आपकी आइटम ही 500 आ रही है, तो उसके बाद 600, फिर 700 और फिर 800 आ रही है। ये तो डिस्टेंस रीजनेबल है, पर ज़ीरो और यहाँ तक करते करते डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो ये यहाँ आएंगे। तो इस तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा कट लगा देते हैं, चाहे वो वाई एक्सिस में हो या चाहे एक्स एक्सिस में हो। ठीक है जी, तो इसका मतलब अब 0 लगा के फिर चाहे आप यहाँ 500 या 1000 भी लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, यूज़ ऑफ बेसलाइन, जहाँ पे डिस्टेंस 0 और लोअर लिमिट का सबसे ज़्यादा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वन वेरिएबल ग्राफ। वन वेरिएबल ग्राफ में हम बात करेंगे, नीचे एक मैंने एग्जांपल ली है, मंथ्स लिए हैं
जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून, उसके प्रोडक्शन ली है यूनिट्स की 5, 7.5, 5, 10, 12.5, 15। तो अब इसके ग्राफ को मैं ऐसे बनाता हूँ कि जो प्रोडक्शन है वो हम ले लेते हैं इसका वाई एक्सिस पे, और जो इसका स्केलिंग है मतलब मंथ्स हैं वो हम लेंगे इसको एक्स एक्सिस पे। तो 6 मंथ्स का डाटा हमारे पास गिवन है, तो यहाँ मैं 6 बार प्लॉट करूँगा। आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह? यस, अब हाँ ठीक है, ये रहा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 5 से लेके 15 तक है, तो आप भी यहाँ से 5 से लेके 15 तक कर लीजिए, थोड़ा गैप ज़्यादा कर लीजिए, ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। और ये 5 है, ये 10 है, ये 15, ये 15, 10 और 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून। ठीक है जी, ये हमारे क्या आ गया बेटा? मंथ्स आ गए। और ये क्या आ गया? प्रोडक्शन। ये आ गया आपका प्रोडक्शन वाई एक्सिस पे, राइट स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले जनवरी में कितना है? 5 है, तो आप 5 को यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। इसमें कोई हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, कोई पॉलीग्राम नहीं बनेगा, पॉलीगन नहीं बनेगा, कोई फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं बनेगी, इसको डॉट लगाना। उसके बाद ये 7.5 है, तो ऑलमोस्ट इसके हाफ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद अगेन मार्च में क्या है? ये 5 है। अप्रैल में क्या है? अगेन 10 है। मई में 12.5 फिर ऊपर चला गया, ये ऑलमोस्ट आधा आ जाएगा इधर, और ये 15। ठीक है जी, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से। यहाँ से पहले इसको स्केल के साथ ज्वाइन कर लीजिए, अगर गैप ज़्यादा हो तो स्केल के साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसको फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अट्रैक्टिव भी लगेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, ये तो आपका क्या हो गया? 1 लाइन वेरिएबल ग्राफ। ये तो बहुत ईजी था। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, ये तो हमारा सिंपल 1 वेरिएबल ग्राफ, इसको कुछ ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ यूज़ ऑफ फॉल्स बेसलाइन कब करना है। यूज़ ऑफ फॉल्स बेसलाइन 1 वेरिएबल ग्राफ में। अब जैसे यहाँ देखिए, ये मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, ये 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है 2007, 2, 3, 4, 5 ईयर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ भी 5 ईयर्स ले लेता हूँ, थोड़ा गैप ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि डाटा छोटा है तो थोड़ा अट्रैक्टिव ज़्यादा बनेगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे देखिए 700, 600, 700 भी नहीं है, 700, 800, ठीक है, 900। तो यहाँ जो 0 से गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा कट कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैं इसको 500 ले सकता हूँ। तो अब यहाँ से 500 ले लिया। अब यहाँ से मैं इसको इजीली 600, 700, 800, 900। स्टूडेंट्स, उसका कारण ये होता है, ये 600, 700, 800, 900, अगर 500 में लेता तो 500 तो यहाँ तक आता, उसके बाद सारा डाटा यहाँ से मिट जाता, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता। तो अब यहाँ से इसको हमने फॉल्स बेसलाइन से कर लिया। तो ये अब आपका आ गया, ये 2007-8 का डाटा है, ये 2008-9 का डाटा, ये 2009-10 का डाटा, ये 2010-11 का डाटा, ये 2011-12 का डाटा। आप इस तरीके से करके भी लिख सकते हो। मैं अगर थोड़ा पेज टेढ़ा करता तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ आ गया आपका ईयर, यहाँ आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, जो इस केस में एक्सपोर्ट है। तो सबसे पहले क्या है 2007-8 में 600, तो 600 तो मेरा ये है भाई, ये लीजिए 600। उसके बाद 8-9 में 640, तो वो ऑलमोस्ट 650 के थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। और उसके बाद ये 9-10 में आपका 670, ये 700 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, हाँ यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद ये 780, ऑलमोस्ट 800 से थोड़ा सा नीचे, और ये 900 का 900 पे आ जाएगा, ये रहा। ठीक है जी, तो अब इसको क्या करना है, इसको हमने स्केल के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये रही स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी था, पर इसमें किसका ध्यान रखना है आपको? फॉल्स बेस लाइन का, राइट जी। तो ये आपके 5 ईयर रिप्रेजेंट हो गए, 1 ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर और ये 5वां ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जब वेरिएबल्स हैं तब उसको कैसे प्रेजेंट करना है। वैसे सिंपल बात है, आपको अंडरस्टूड है
कि वो आप इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, इसको डिफरेंट शेड्स में डाल के प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको मैं अब आपको अगले पे बना के देता हूँ। ये डाटा को हम अपने सामने यहाँ रख लेते हैं। यहाँ बन सकता था लेकिन थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन और बन जाएगा, और थोड़ा खुला खुला अगले पेज पे बना लेते हैं। तो इस डाटा को मोर देन 2, मैंने 2 ही लिए, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो, 4 भी हो सकते हैं, पर इतना ज़्यादा जब डाटा कम्बरसम करेगा ग्राफ को, तो ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए मोर देन 2 है तो 2 या 3 काफ़ी होते हैं कंपैरिजन के लिए, समझ आने के लिए। तो यहाँ प्रोडक्शन और सेल ही है, प्रोडक्शन ऑब्लिक सेल्स। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे हमने लेने हैं मंथ्स। तो मंथ्स कितने हैं, अगेन 6 मंथ्स है, तो यहाँ से हम 6 कर लेते हैं। लो जी, कितनी बड़ी बात है, क्या था, कुछ भी नहीं है चैप्टर। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करो तो ये इजीली स्कोर कर सकते हो आप। जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, ठीक है। जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो इधर डाटा क्या है, 5, 10, 15, चलो वही डाटा ले लेते हैं हमें। ये जी आ गया आपका 5, यहाँ इसको इससे ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। 5, 10 और 15, ये 15, ये 10 और ये 5, ठीक है जी, ये 15। तो पहला जनवरी का कितना है, हम पहले प्रोडक्शन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे पहले, ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रोडक्शन में पहले 5 है ना, तो ये देखिए जनवरी में हमने ले लिए 5, ठीक है जी। फरवरी में ले लिए 7.5, ठीक है जी। मार्च में ले लिए हमने 10 यहाँ पे आ जाएगा। अप्रैल में ये 7.5, मार्च में अगेन 5, सॉरी मार्च में फिर ये 5 है, तो ये मार्च में फिर इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। और अप्रैल में ये 10 आ जाएगा, मई में ये 12.5 आ जाएगा, और जून में ये 15 चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसको हम मिला सकते हैं, ये लीजिए, एक ये है, ये इसको इस तरीके से कर लो, ये 10, ये 12.5 और ये 15, ये हमारा आ गया प्रोडक्शन का डाटा, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, सेल्स में ये देखिए सबसे पहले क्या है, 7.5, 5 पे 7.5 है, तो वो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है 10, तो 10 तो यहाँ पे आ रहा है, ये 10 ये ले लीजिए। उसके बाद मार्च में ये अगेन 7.5 है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये कितना है, अप्रैल में 12.5 फिर यहाँ पे आ जाएगा, और अप्रैल में मई में ये 15 है, और उसके बाद ये 17.5, तो मतलब 15 के ऊपर मैंने लिया नहीं, ओके ये ले लेते हैं जी अभी 15, और ये कितना आ जाएगा 20, तो ये उसका हाफ ये रहा, ठीक है जी। तो अब इस लाइन को, हाँ अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं सीधा स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, और आपने अब ये अलग दिख रहा है अब आपको, ठीक है जी। तो ये किसका प्रेजेंट हो गया, डाटा सेल्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका मैंने जो ग्राफ लिया था उसका ये डाटा है, तो आप इसको चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी करवा सकते हो, कर सकते हो खुद भी। तो कहने का मतलब ये ऊपर प्रोडक्शन का है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है, सेल्स के लिए हमने थोड़ा सा डॉटेड लाइन लगा दी है ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए डाटा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेल और प्रोडक्शन का 2 वेरिएबल ग्राफ बन गया, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद इसके अगले पोर्शन की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जर्नल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि ये चैप्टर तो ग्राफ्स का था, तो फिर ये डायग्राम कहाँ से आ गई। एक्चुअली पिछले चैप्टर में इसमें अलग से नहीं दिया हुआ था, इसी चैप्टर में रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स और ग्राफ एक ही है, क्योंकि दोनों के रूल्स सेम जैसे ही रहेंगे, इसलिए इकट्ठा ही इस चैप्टर में दे दिया है। प्रॉपर साइज सबसे पहला है, इसका प्रॉपर साइज होना चाहिए, जिसको हम आइडल साइज भी बोल सकते हैं। आइडल साइज का मतलब ना ही डाटा ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग उसका मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्केलिंग मतलब उसकी प्रॉपर लेंथ और विड्थ
और विड्थ क्या है, एक जितनी ही रहनी चाहिए ताकि दूसरा बंदा उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। यूज़ ऑफ साइंस एंड कलर्स ओनली, साइंस और कलर का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत हो वो कहाँ होगा, जब 2 और मोर वेरिएबल जहाँ पे होंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग करना चाहिए। तो ग्राफ, जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ग्राफ में ये सिंपल होना चाहिए बट साथ के साथ अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव भी होना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहले इसके मेरिट्स है, डायग्राम्स और ग्राफ को बनाने का सबसे पहले मेरिट है कि डाटा मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। डाटा को इजीली समझा जा सकता है, फिगर्स के बजाय हम उसको ग्राफ्स या डायग्राम्स के रूप में ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन ये इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, देखने वाला पे ज़्यादा असर होता है इसका। अ क्विक कंपैरेटिव ग्लांस में आपको कंपैरिजन इजीली समझ आ जाता है। वही जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये ग्राफ बताया था, तो ये सीधा ही आपको नज़र आ रहा है ना कि किसके फिगर ज़्यादा है किसके फिगर कम है, कंपैरिजन भी साथ के साथ नज़र आ जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, कुछ लोग इसको ज़्यादा क्रिएटिवली बना के दिखाते हैं और वो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, उनको ईजिली समझ भी आ जाता है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, इसको समझने के लिए कोई बड़ी भरकम नॉलेज या किसी स्पेशलाइज स्किल का होना ज़रूरी नहीं है, अपने आप सबको समझ आ जाता है। अब अगर मैं एक सिंपल 1 वेरिएबल ग्राफ की बात करूँ तो ये क्या इसकी किसी भी व्यक्ति के लिए, एक लेमैन के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है कि ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, फिर बढ़ता आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसको समझने के लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। अब इसके मेरिट्स थे ये। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में सबसे पहले है कि इसका लिमिटेड यूज़ है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसको ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, ग्राफ को आप अगर गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। अगर उसे आप स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस को अगर फॉल्स फैक्ट्स के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हो, उसको इमेजिनरी या एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन कई बार एग्जैक्टली समझ नहीं आता किसी को, तो फिर वो दिक्कत वाला काम है, उसको मिस यूज़ भी किया जा सकता है। ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स है कि ये एक अच्छी सिचुएशन है, बट ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अंदर कोई फ्लॉ नहीं है और डाटा पूरे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा को एनालिसिस करने का अपना तरीका और स्टाइल फिर भी रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहिए नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। थैंक यू।